सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो चलिए बच्चों, आज 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों 10th चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, और इस चैप्टर का आज रहेगा बच्चों लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों अभी मैंने सूरज चंदा की बात की, प्रकृति की ही तो बात कर रहा था बच्चों। ये ना सोचें कि सर गाना सुनाने आ गए, भाई गाना अच्छा है, एक फीलिंग्स हैं, लेकिन बच्चों मैंने नेचर की ही बात की है। सूरज चंदा, तो वेव ऑप्टिक्स में बच्चों हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। देखो चंद्रमा रात को चमकता है, सूरज दिन में रोशनी देता है, तो ये लाइट की बात हो रही है बच्चों। तो देखिए बच्चों, चलिए खैर कम टू द पॉइंट, बहुत हो गई बातें। तो बच्चों पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने लाइट के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया अलग अलग थ्योरीज़ के माध्यम से, जिसमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को पार्टिकल माना गया था, और हाइगेंस की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को तरंग माना गया था। तो बच्चों न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का कण का सिद्धांत हमने पढ़ा था। तरंग सिद्धांत की हमने थोड़ी सी एक झलक देखी थी, और हमने कहा था कि अब हाइगेंस प्रिंसिपल जो है, हाइगेंस वेव थ्योरी जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइगेंस वेव थ्योरी। प्रकाश को समझने की जो वेव थ्योरी है, जो कि 19th सेंचुरी में डेवलप हो चुकी थी, 19वीं शताब्दी में, ठीक है ना बच्चों। तो जनरल बातें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि हाइगेंस ने किस तरीके से ये माना था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, मैकेनिकल वेव्स मानी थी, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें पीछे हो चुकी हैं। यहाँ पर हम हाइगेंस थ्योरी में वो बातें करेंगे जिनसे हम परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण जैसी घटनाओं की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, दैट इज हाइगेंस वेव थ्योरी। पिछले लेक्चर में आप थोड़ा बोरिंग फील करने लगे होंगे बच्चों, तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आज आप बोर नहीं होंगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस वेव थ्योरी को पढ़ने में, लाइट को समझने में। बच्चों पता है कि लाइट हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम भूमिका रखती है, एक बड़ा अहम स्थान है उसका। अगर रोशनी न हो, लाइट न हो, तो बच्चों पूरी दुनिया अंधकार में हो जाएगी, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। तो कल्पना करें कि हमारा जो जीवन है वो कितने अंधकार में होगा, कितना कष्ट में हो जाएगा। चलिए खैर, तो अब बात करते हैं कि हाइगेंस ने लाइट को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, कि वेव थ्योरी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, और जो लाइट के फिनोमेना हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन घटनाओं को कैसे एक्सप्लेन किया था। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें पहले हाइगेंस वेव थ्योरी का पता होना चाहिए। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक बात से कि
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। इसका हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। एक ही बात है बच्चों, जो हाइगेंस वेव थ्योरी थी जिसमें हाइगेंस ने क्या माना था कि जो लाइट है वो तरंग के रूप में चलती है और वो तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं, और नेचर में जो वो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की आपने पढ़ी हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो यहाँ पर उनको अनुदैर्ध्य माना गया था, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स माना गया था हाइगेंस प्रिंसिपल में। तो बच्चों वो जनरल बातें थीं। यहाँ जो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे उसके लिए सेकेंडरी वेवलेट्स की कल्पना की गई, द्वितीयक तरंगिकाओं का संशोधन उसमें किया गया था। तो मेन बात यही है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन चाहे ऐसे आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सेंस यही है कि या तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पूछे या हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। आपको एक ही आंसर लिखना है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ जनरल बातें नहीं होंगी बच्चों। जो मेन पॉइंट्स हैं हाइगेंस वेव थ्योरी के, जिनकी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी, उनकी बात करेंगे। तो सेकेंडरी वेवलेट्स की बात होगी, द्वितीयक तरंगिकाओं की बात होगी, यानी इसको हम कहते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल सेकेंडरी वेवलेट्स। बात समझ रहे हैं ना बच्चों? पिछले लेक्चर में जब मैंने हाइगेंस वेव थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई थी कि जैसे हाइगेंस के समय एक दिक्कत आ रही थी कि अगर ये यांत्रिक तरंगें हैं तो माध्यम में आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इसके लिए हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की थी कि जो कि बहुत भारहीन है, वेटलेस और हाई इलास्टिक है, प्रत्यास्थता बहुत ज़्यादा है और बहुत नगण्य घनत्व है, ऐसी माध्यम की कल्पना की थी। वो सब जनरल बातें थी बच्चों, उनकी आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज केवल हम अपने मतलब की बात करेंगे, हाइगेंस थ्योरी के उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमें लाइट के डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के काम आएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत समय हो गया, तो बच्चों समय हो गया, होने दीजिए, वक्त है, अपनी रफ्तार चलता है, उसकी अपनी एक रफ्तार है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं, कोई व्यवधान नहीं डाल सकता, कोई इसको स्लो नहीं कर सकता, कोई फास्ट नहीं कर सकता। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइगेंस वेव थ्योरी। क्लियर? आप कहेंगे सर बहुत बातें करते जा रहे हो। चलिए बच्चों, हाइगेंस वेव थ्योरी का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, ABCD से चलेंगे। ABCD से क्या है? तरंग। अब आप कहेंगे कि सर तरंग क्या होती है? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम नहीं कहेंगे, हम तो जानते हैं। तो बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। यानी डिस्टरबेंस, हलचल, विक्षोभ, बिच्छू नहीं कह रहा हूँ। अब बच्चों ऐसे ही मैंने एक बार डेफिनेशन लिखा दी, सुनना, एक बीच बीच में जोक भी होने चाहिए। एक बार मैंने ऐसी डेफिनेशन बोली बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चों माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग गति कहते हैं। विक्षोभ कह रहा हूं बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं? विक्षोभ, डिस्टरबेंस। तो जब एग्ज़ाम हुआ बच्चों तो एक बच्चा अपनी आंसर शीट में उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख के आया था पता है? क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि तरंग गति किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, उस बच्चे ने लिखा था कि किसी माध्यम में बिच्छू के आगे बढ़ने को, बिच्छू, वही बिच्छू जो काट लेता है, किसी माध्यम में बिच्छू के आगे बढ़ने को तरंग गति कहते हैं। तो ऐसी गलती मत करना बच्चों, ये बिच्छू नहीं है, विक्षोभ है, डिस्टरबेंस, हलचल। कैसी हलचल? जैसे बच्चों यहाँ पानी भरा हुआ है, आपने इस पानी में कंकड़ डाला तो आपको देखेंगे एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, ऐसे 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 चारों तरफ ऐसी लहर सी उठेंगी, ऐसे यूं यूं यूं।
ठीक है ना, और ऐसा लगेगा किनारे की तरफ बढ़ रही हैं। तो वही वो क्या है बच्चों, पानी में हलचल हुई, पानी में उथल पुथल मची, पानी अप एंड डाउन होने लगा। जो माध्यम है वो पानी है, पानी के कण ऊपर गए नीचे गए ऊपर गए। देखने में ऐसा लगता है कि पानी वहाँ से किनारे की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, पानी नहीं आता है बच्चों। वो डिस्टरबेंस, हलचल आगे बढ़ती है, पानी तो वहीं के वहीं। यहाँ का पानी अगर ऊपर उठ रहा है तो उससे आगे के स्टेप का पानी डाउन हो रहा होगा, उससे ऊपर उठ रहा होगा, उसके आगे डाउन हो रहा होगा, ऊपर उठ रहा होगा, डाउन हो रहा होगा। ये है डिस्टरबेंस। ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है बच्चों, पानी आगे नहीं बढ़ रहा, माध्यम गति नहीं करता, माध्यम अपने ही स्थान पर ही डिस्टर्ब हो रहा है। वही है बच्चों वेव मोशन। जैसे हमने कंकड़ डाला तो यहाँ पर बच्चों ऐसे लहर सी किनारे की तरफ को बढ़ने लगी, ऊपर से देखने पर ऐसी दिखती हैं और साइड से देखेंगे इसको अगर तो ऐसे दिखती हैं। यही है तरंग। तो हाइगेंस के अनुसार लाइट तरंग के रूप में ही चलती है बच्चों। तो तरंग समझ में आ गई कि जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस प्रोपेगेट होता है, जो विक्षोभ है, विक्षोभ का आगे बढ़ना ही बच्चों क्या है, तरंग गति है। तो ये द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत चल रहा है बच्चों। तो अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है टॉपिक, लेकिन धैर्य रखें बच्चों, देर लग रही है लेकिन समझ में तो आएगा, समझ में आना चाहिए। समय का अभाव नहीं है हमारे आपके पास। जब मरने की फुर्सत नहीं है बच्चों तो पढ़ने की तो फुर्सत होनी ही चाहिए। तो देखें, कम टू द पॉइंट। अब यहाँ बात स्टार्ट करते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की कि कोई भी प्रकाश स्रोत, जैसे ये प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में चारों ओर उत्सर्जित होने लगता है सभी संभव दिशाओं में। यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होगा बच्चों तरंगों के रूप में, ठीक है ना। ये क्या है, हाइगेंस वेव थ्योरी, सभी दिशाओं में। अब यहाँ आपको बोर्ड के तल में ही दिख रही हैं, इधर भी होगा, उधर भी, इधर भी, सभी दिशाओं में जितनी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं सभी दिशाओं में लाइट तरंगों के रूप में संचरित होने लगती है। यानी ये जो माध्यम है उसके चारों ओर उनके कण कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेशंस उत्पन्न हो जाते हैं। भाई जब कंपन होंगे तभी तो तरंग आगे बढ़ेगी। यानी माध्यम, जैसे ही तरंगें उत्सर्जित हुई माध्यम के कणों में कंपन उत्पन्न हो गए, यानी विक्षोभ आगे बढ़ने लगा। तो प्रकाश इस तरीके से आगे प्रोपेगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में सभी दिशाओं में संचरित होने लगता है, जिससे माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और बात समझना बच्चों, और इस माध्यम में अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिससे उस पृष्ठ पर स्थित जितने भी कण हैं अगर वो कंपन की समान कला में हैं, यानी समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो ऐसे तल को हम बच्चों तरंगाग्र कह देते हैं। तरंगाग्र, वेव फ्रंट। अब बच्चों एक बात सुनना, हाइगेंस थ्योरी की मूल जड़ यही है। वेव फ्रंट समझ गए तो समझ लो हाइगेंस वेव थ्योरी समझ गए। तो इसी पॉइंट पर मैं विशेष रूप से ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा कि तरंगाग्र को सीख लो बच्चों। तरंगाग्र सीख गए तो हाइगेंस वेव थ्योरी भी सीख गए। तो देखें यहाँ से तरंगें निकली, तो तरंगाग्र क्या हुआ। तो पहला पॉइंट बच्चों समझ में आया, अभी मैंने बताया था कि तरंग स्रोत से सभी दिशाओं में प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं जो कि प्रकाश की चाल से चलती हैं, जिससे उसके माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, समझते चलिए। तो पहला पॉइंट तरंगाग्र से ही रिलेटेड है बच्चों। तो ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होंगे तरंगाग्र होगा। तो कैसे, इसको समझ लें। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ से तरंगें चलीं, यहाँ से तरंगें चलीं, तो देखें होता क्या है। अभी हमने एक बात कही, कला, समान कला में हो, तो अब कला और समझ लो। कला का मतलब बच्चों यहाँ ड्राइंग या आर्ट से नहीं है, फेस से है। कला क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तरंगाग्र समझ में आएगा। तो कला का अर्थ ये है बच्चों, ऐसे समझ लें कि जैसे यहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पानी है, तो कहीं कण
अप होंगे कहीं डाउन होंगे, कभी अप होंगे कहीं डाउन होंगे, वाइब्रेशन कर रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ कंकड़ डाला और माध्यम डिफरेंट हर जगह माध्यम के कण हैं, पानी के कण हैं और इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहे हैं। जैसे यहाँ जो कण था वो इस समय यहाँ पर है बच्चों, और ये वाला कण इस समय यहीं है सरफेस पर। ये सरफेस है पानी की, ये लहर है, ये तरंग है, ये डिस्टरबेंस है। तो एक कण ये है जो कि अपनी महत्तम स्थिति में है, जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। ये सबसे नीचे है बच्चों, ये सबसे ऊपर है। ये वाला कण यहाँ है इस समय, यानी इस समय ये कण नीचे है। अब थोड़ी देर बाद ये फिर ऊपर को आएगा, फिर यहाँ होगा, ऐसे ही डिस्टर्बेंस होगा। ध्यान से समझना बच्चों, ये समझाना थोड़ा सा टिपिकल काम है एक कम समय में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है बच्चों। यानी जगह जगह जल के कण हैं बच्चों, माध्यम के कण हैं। कोई कण देखो, ये उसकी पोजीशंस हैं उन कणों की। कोई कण यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। इस समय यानी इतना डिस्प्लेसमेंट है। कोई यहाँ है, 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 कोई यहाँ है। अप एंड डाउन हो रहे हैं। ये कण यहाँ है तो यहीं नहीं है बच्चों, ये कण इस समय यहाँ है, इस समय यहाँ है। कभी यहाँ भी होगा, कभी यहाँ भी होगा, कभी यहाँ भी होगा, कभी मैक्सिमम यहाँ भी होगा, कभी मैक्सिमम यहाँ भी होगा, वाइब्रेशन कर रहा होगा। तो देखें, समान कला का मतलब ये है कि देखो इस समय जैसे ये मैक्सिमम पोजीशन पर है, ये भी मैक्सिमम पोजीशन पर है, लेकिन ये दोनों समान कला में नहीं है। 1 एंड 2 सेम फेस में नहीं है, क्योंकि ये इसका विस्थापन ऊपर की ओर है और इस समय ये अपनी न्यूनतम स्थिति में है। अब जैसे इस कण को देखें और इस कण को देखें, ये एक सीध में नज़र आ रहे हैं 3 एंड 4। तो 3 और 4 भी बच्चों ये भी समान कला में नहीं है, क्योंकि इस समय ये कण नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये कण इस समय ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखें ना, फेस मैक्सिमम से इस साइड की पोजीशन और इसमें मैक्सिमम से इस साइड की पोजीशन। तो ये और ये भी समान कला में नहीं हुए, लेकिन ये 3 की ही सीध में इस कण को देखें, जैसे यहाँ का कण है ये 5, तो 3 और 5 समान कला में हो गए। 3 और 5 समान कला में हो गए, 3 और 5 सेम फेस में हो गए। पहला और छठा, इसको छठा मान लेता हूँ, ये सेम फेस में हो गए, ये सेम पोजीशन में है। देखें इस समय पहला और छठा भी समान कला में हो गए। तो यहाँ से आपको कला समझ में आ रही होगी, यानी उनकी पोजीशन से एक जैसी हों, उसकी जो उस समय डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और तरीके से भी समझाऊंगा। तो बच्चों पहला और छठा समान कला में हो गए, तीसरा और पांचवा समान कला में हो गए, लेकिन तीसरा और चौथा समान कला में नहीं है। दूसरा और इसको मैं 7वां कर दूं तो ये भी समान कला में हो गए बच्चों। दूसरे और 7 में देखें, एक सी सिचुएशन देखें, चित्र से भी तो समझ जाएंगे। जो पोजीशन यहाँ आ रही है वही पोजीशन यहाँ आ रही है, तो 2 और 7 समान कला में हो गए। तो ये कला है बच्चों। दूसरे तरीके से समझें कला को, ठीक है। एक तरीका तो मैंने ये बताया। अब मैं बात करूँगा बच्चों दूसरे तरीके से, जैसे इक्वेशन से देखें। यानी कहने का अर्थ ये है, अब पानी की ही बात ले लें बच्चों, एक तरीके से सेम पोजीशन में पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पानी में कंकड़ डाला तो यहाँ से बच्चों लहरें उत्पन्न हुई ऐसे। माध्यम समांग है, तो सब तरफ जो डिस्टरबेंस की स्पीड होगी, जो डिस्टरबेंस, जो विक्षोभ आगे बढ़ेगा, सभी दिशाओं में समान चाल से बढ़ेगा। इधर जितनी स्पीड से उतनी स्पीड से इधर, उतनी ही 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 स्पीड से उधर। सब दिशाओं में समान स्पीड से चलेगा। तो यहाँ से डिस्टरबेंस जैसे ये क्रिएट हुआ ऐसे, अब यहाँ तक टी टाइम में यहाँ पहुँच गया बच्चों, मान लो इसमें, तो इस डायरेक्शन में जो गया होगा वो भी यहीं पहुंच गया होगा, इसी पोजीशन में होगा मैक्सिमम वाली में, ठीक है ना। ऐसे ही इधर से जो गया होगा वो भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन में उतने ही टाइम में पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी दिशाओं में बना दें तो इन कणों को खींचते हुए अगर एक हम पृष्ठ खींचें तो वो तरंगाग्र हो जाएगा। यानी जैसे हमने ये क्या आ गया, एक सर्किल आ गया बच्चों, वृत्त। ये क्या आ गया, वृत्त। तो इस वृत्त पर जितने भी कण होंगे वो सब सेम कला में होंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि सबकी डिस्टेंस सेंटर से कैसी होगी, बराबर होगी।
सब दिशाओं में चाल समान है, एक ही साथ डिस्टरबेंस शुरू हुआ है, एक ही साथ चला चारों तरफ, सभी दिशाओं में एक ही साथ डिस्टरबेंस आगे बढ़ा और समान दूरी तय की समान समय में। तो समान दूरी तक अगर पृष्ठ खींचेंगे तो वो वृत्त आएगा बच्चों। अगर इसको सेंटर मानकर एक ही दूरी से अगर कोई आकृति बनाई जाए तो वो वृत्त होगी। ये वृत्त, इस वृत्त पर जितने भी कण हैं यानी यहाँ जहाँ जितने भी कण पहुँचेंगे वो सब इसी पोजीशन में पहुँचेंगे बच्चों, इस वाली में। ऐसे बना के देखेंगे तो ठीक है ना। जैसे मैं ये मैक्सिमम पोजीशन बना रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे ये थोड़ी रह गई, मतलब इसको इस तरीके से बना सकते थे। थोड़ा सा और संक्षेप में बताएं, अभी समझ में आ जाएगा बच्चों। आप ये मत कहना कि सर समय बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों मैं बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यही समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पहले ही एक वृत्त बना लूँ, अरे बच्चों छोटा सा बना है, यहाँ बना लें साइड से, सबसे बढ़िया। ये वृत्त हम बाद में खींचना चाह रहे हैं, लेकिन पहले ही, जिससे कि जो समझाना चाह रहा हूँ उसकी नज़ाकत को देखते हुए आपको आसानी से वो बात समझ में आ जाए। जैसे ये सर्किल है बच्चों, मान लो अब मैंने हाथ से बनाया है। यहाँ सेंटर पर हमने इस पानी में, ये पानी है, यहाँ पर हमने कंकड़ फेंका तो यहाँ से बच्चों विक्षोभ चारों तरफ को आगे बढ़ा। तो यहाँ से समान समय में समान दूरियां तय होंगी। मान लो इतनी दूरी तक मान लो t समय लगा किसी डिस्टरबेंस को पहुंचने में, और वहाँ हुआ क्या कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये गर्त पहुँचा, यानी कण उस समय अपने न्यूनतम स्थिति में था। तरंग का इतना पोर्शन पहुँचा है, आगे भी है, जैसे कण की पोजीशन ये है। तो इस दिशा में जो चला होगा बच्चों उसकी भी यही कंडीशन होगी, ऐसे। ये शून्य हो गया। यहाँ से जो चला होगा उसकी भी कंडीशन यही होगी, यहाँ से जो चला होगा उसकी भी कंडीशन यही होगी, यहाँ से जो चला होगा उसकी कंडीशन भी यही होगी, यहाँ से जो चला होगा उसकी कंडीशन भी यही होगी। यानी सब कहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, ऐसे मैं कौन सी पोजीशन बनाना चाह रहा हूँ, जैसे ये बनाया मैंने और फिर ये बनाया, फिर ये वाली पोजीशन दिखा रहा हूँ। तो जितने भी कण पहुँचेंगे, जितने भी कण वहाँ, वो कण नहीं पहुँचेंगे, सॉरी बच्चों, उन कणों तक जितना भी डिस्टरबेंस पहुँचेगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ तक विक्षोभ पहुँचा है, ये वाली पोजीशन, तो सभी दिशाओं में यहीं तक पहुँचेगा। जैसे इसका भी देखें, यही आया, यही पोजीशन आ गई, इसकी भी 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 यही पोजीशन आ गई। ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ा है, ये कण वहीं थे। यानी इस समय यहाँ के जो कण हैं, इस पर जितने भी कण होंगे इस समय कहाँ हैं, विस्थापन की न्यूनतम अवस्था में है बच्चों। ये न्यूनतम है विस्थापन, ये विस्थापन मैक्सिमम है। अगर मैं यहाँ मैक्सिमम बनाऊँ सबका, ये पोजीशन यहाँ तक पहुँच गया या यहाँ तक पहुँच गए हैं विक्षोभ, तो सब यहीं तक पहुँचेंगे, क्योंकि सभी दिशाओं में समान चाल से विक्षोभ आगे बढ़ रहा है और दूरियां सब समान हैं, तो सेम फेस में होंगे वहाँ पर। तो ये जो पृष्ठ बना बच्चों, वृत्त, यही वृत्ताकार जो तल है, वृत्ताकार जो पृष्ठ है, यही क्या है, पानी के केस में तरंगाग्र है। कैसा है, क्या है, तरंगाग्र। तो यही डिस्टरबेंस आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही आगे। फिर थोड़ी देर बाद और देखो तो एक तरंगाग्र ये होगा, उसके बाद एक तरंगाग्र ये होगा, ऐसे ही तरंगाग्र आगे बढ़ता जा रहा है और वेव आगे बढ़ती चली जा रही है। तो तरंगाग्र क्या है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा दूं। अब इस कला को यानी फेस को एक तरीके से और समझ लें बच्चों। समान कला में होते हैं बच्चों, ऐसा है किताब में लिखा होता है, आप याद कर लेते हैं कि माध्यम में खींचा गया, सॉरी बच्चों
थोड़ी थकान सी महसूस हुई। माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। याद कर लिया, पेपर में आ गया, मार्क्स आ गए। इससे बच्चों काम नहीं चलना है, हमें पता होना चाहिए। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं सर ये तो किताब में भी लिखा था, आपने पढ़ा के हमें क्या नई बात बता दी। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कला को और ऐसे समझें कि जैसे आप इक्वेशन पढ़ते हैं तरंग की, जैसे प्रगामी तरंग की आपने समीकरण पढ़ी, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये समीकरण आपने पढ़ी है, जहाँ के क्या है बच्चों, प्रोपेगेशन कांस्टेंट संचरण नियतांक 2 पाई बटे लैम्बडा, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बटे टी उसका आवर्तकाल, ये सब 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ साइन के आगे ये जो कुछ है यही बच्चों क्या है, फेस है, कला है। यही डिसाइड कर रही है कि जो पार्टिकल है उस समय कंपन की किस अवस्था में है, महत्तम विस्थापन की स्थिति में है कि न्यूनतम की में है, कि 2 सेंटीमीटर पर है कि 3 सेंटीमीटर पर है कि मिडिल में है, ये डिसाइड करता है। तो यही कला है, अगर ये सेम है तो कला समान हो जाती है। अब यहाँ आपने ऐसे भी पढ़ा होगा +5 या ±5, वो इनिशियल फेस कितनी हो वो उस बात पर डिपेंड करता है बच्चों। तो यहाँ अब इस इक्वेशन से देखें, जैसे अभी मैंने बताया था कि पानी में एक कंकड़ फेंका था, तो हमने ये कहा था कि अगर एक वृत्त खींचें तो वो तरंगाग्र होगा क्योंकि इस पर स्थित सभी कण समान कला में होंगे। वो ऐसे भी समझ सकते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ से x क्या है बच्चों, दूरी, तो यहाँ कितनी दूरी तय की, तो डिस्टरबेंस यहाँ स्रोत से स्टार्ट हुआ था चलना ऐसे करके और यहाँ पहुँचा था। कितनी दूरी तय की उसने, x, इस वाले ने x, इस वाले कण तक पहुँचने में डिस्टरबेंस को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, x, इस वाले कण तक x, क्योंकि ये वृत्त बनाया है, रेडियस है ये सब, x। तो इन सभी कणों के लिए x की वैल्यू सेम हो गई बच्चों। और जो विक्षोभ है, जो डिस्टरबेंस है, वो सभी दिशाओं में समान चाल से चल रहा है, तो समान दूरी समान समय में तय करेगा। तो यहाँ तक विक्षोभ को पहुँचने में, इन बिंदुओं तक पहुँचने में समय भी समान लगेगा। और ओमेगा और के तो एक तरंग के लिए कांस्टेंट होते ही हैं। तो जब ये सब के लिए सेम हो गए, यानी कला कैसी हो गई बच्चों, सेम हो गई, यानी इन्हीं कणों के लिए सेम हुई बच्चों। ठीक है ना। अब हम कहें कि हम तो ऐसा पृष्ठ खींचेंगे अंडाकार, वो दीर्घवृत्ताकार, तो बच्चों यहाँ कलाएँ अलग अलग होंगी। जैसे यहाँ का कण अलग दूरी, ये बहुत दूरी तय कर रहा है, यहाँ कम दूरी तय की, इसमें x1 हो गया, और इस कण तक पहुँचने में विक्षोभ को x2 दूरी तय करनी पड़ी। तो यहाँ कलाएँ क्या क्या हो गई, मान लो समान समय में है, समय भी अलग होंगे, तो यहाँ x1 x2 हो जाएगा फिर, तो कलाएँ समान नहीं रहीं। तो उम्मीद है बच्चों कि तरंगाग्र समझ में आ गया होगा। ये तरंगाग्र मैंने अभी जल के केस के लिए बताया कि अगर हम जल के पृष्ठ पर कोई कंकड़ या पत्थर या कोई पार्टिकल गिराएं तो उससे जो वृत्ताकार बलय आपको दिखाई देती हैं, लहरें सी उठती हुई, वही तरंगाग्र हैं बच्चों। ठीक है ना। तो तरंगाग्र की आकृति कैसी हुई जल के केस में, वृत्ताकार। अब यहाँ प्रकाश तरंगों की बात करेंगे बच्चों। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है कुछ हाइगेंस की वेव थ्योरी, अब स्टार्ट होने जा रही है। अभी हमने केवल वेव फ्रंट को समझने की कोशिश की थी कि तरंगाग्र आखिर होता क्या है। समझ गए बच्चों। अब उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा कि तरंगाग्र क्या होता है। अब नहीं कहेंगे कि सर तरंगाग्र समझा दो। तो पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कि तरंगाग्र कैसे कैसे होते हैं। ठीक है। तो इससे पहले बच्चों में यहाँ अभी जो पहला पॉइंट है हाइगेंस थ्योरी का, जो अभी समझाया है उस बात को मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर आप हवा में बातें करके चले जाते हो। तो बच्चों पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है। अभी जो मैंने बात बताई थी कि किसी प्रकाश स्रोत से उसके चारों ओर प्रकाश तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। जब तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगा बच्चों तो माध्यम के कण वाइब्रेशन करेंगे, कंपन करेंगे, जिससे माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और माध्यम में
उस माध्यम में जिसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ये बात अभी यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं बच्चों। ये पहला पॉइंट हो गया, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। अब ये तरंगाग्र कैसी कैसी आकृति के होते हैं उसकी चर्चा अभी करेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं ज़रा लाइटिंग की व्यवस्था देख लूँ बच्चों के यहाँ बोर्ड पर सब कुछ सही है या नहीं। तो बच्चों अब चलते हैं, पहले पॉइंट को ही आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब शेप्स की बात करते हैं कि तरंगाग्र किस किस आकृति के हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि जो प्रकाश स्रोत है वो किस प्रकार का है। तो हम यहाँ बात करेंगे बच्चों प्रकाश स्रोत की। तो पहला पॉइंट, प्रकाश स्रोत हमारा बिंदुवत हो। कैसा हो? बिंदु, पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत हो। प्रकाश स्रोत कैसा है? बिंदु स्रोत, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो पॉइंट सोर्स होना चाहिए। पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो बच्चों क्या होगा इस बिंदु स्रोत के केस में, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु स्रोत है, यानी बहुत सूक्ष्म लाइट सोर्स। अब बच्चों कूलाम वाला नियम बताया था, तब मैंने बताया था कि बिंदु की कोई एक परिभाषा नहीं है। पृथ्वी भी एक बिंदु का काम कर सकती है। जब ब्रह्मांड अपनी गैलेक्सी के सापेक्ष देखेंगे तो पृथ्वी बहुत बिंदु के समान हो गई, ठीक है ना। वो दूरी पर डिपेंड करता है कि अब मान लो यहाँ बल्ब लगा हो और बल्ब से हम बहुत दूर चले जाएं तो बहुत दूरी तक वो पॉइंट सोर्स की तरह दिखेगा। तो बिंदु स्रोत अगर है तो इससे बच्चों प्रकाश तरंगिकाएं सभी संभव दिशाओं में निकलेंगी, सभी दिशाओं में। पानी के केस में क्या हुआ था, जो पानी में हमने कंकड़ डाला था तब एक तल पर ही तरंगिकाएं चली थीं, तो तरंगाग्र हमारा वृत्तीय आया था। यहाँ भी वाइब्रेशन सभी दिशाओं में चलेंगे तो तरंगाग्र बच्चों इस तरीके से आएगा। सॉरी बच्चों, आप कहेंगे सर आपको तो ये भी बनाना नहीं आता। चलिए बच्चों मान लीजिए, तो ये सर्किल नहीं है बच्चों। वहाँ तो वृत्त आ रहा था पानी के केस में, क्योंकि एक पृष्ठ पर ही तरंगें उत्पन्न हो रही थी। यहाँ सभी दिशाओं में है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, इधर भी, सभी दिशाओं में। तो ये देखने में वृत्त लग रहा है, लेकिन ये क्या है बच्चों? एक गोला। कैसा हो जाएगा? गोला हो जाएगा, क्योंकि तरंगिकाएं सभी दिशाओं में चल रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरंगाग्र खींच सकते हो। तो ये तरंगाग्र कैसे होंगे बच्चों? गोलीय होंगे। कब? जब हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो बिंदु स्रोत होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अगर है तो जो तरंगाग्र हैं वो कैसे होंगे? गोलीय। अभी मैं बना देता हूँ बच्चों। जैसे बच्चों मैंने ये तरंगाग्र बना दिए हैं, तो ये देखने में वृत्त लग रहे हैं बच्चों, लेकिन ये क्या हैं? गोले हैं, सब तरफ को है। ठीक है, यहाँ से तरंगिकाएं चल रही हैं, इधर भी, सभी दिशाओं में। तो बिंदु स्रोत होने पर हमारा तरंगाग्र कैसी शेप का हो जाएगा बच्चों? गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र। तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय, यानी स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा बच्चों। अब इसको पूरा गोला ना बना के हम ऐसे भी बना सकते थे बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये सोर्स है, यहाँ से ये रेज निकल रही हैं। तो हम एक इस गोले का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, जैसे इतना भी बना सकते हैं, इतना पोर्शन बना दें। ये भी गोलीय हुआ। इतना हिस्सा अगर देख रहे हैं गोले का ही भाग है बच्चों, तो इतना भी बना सकते हैं, इतने बना सकते हैं, ऐसे। ये गोलीय तरंगाग्र ही कहलाएंगे बच्चों। जैसे मैं यहाँ ऐसे बना दूँ कि या तो तल दिखा के बनाऊँ तो इस तरीके से बना सकता हूँ, ऐसे। ये गोले का एक पृष्ठ काट लिया मैंने, ठीक है ना। ये गोलीय तरंगाग्र हैं बच्चों। ये भी
कैसे भी बना सकते हो। ये क्या है? स्फेरिकल, गोलीय तरंगाग्र हैं ये बच्चों, ये सभी, क्योंकि इस पर जितने कण होंगे सब समान कला में होंगे, इस पर जितने कण होंगे सब समान कला में कंपन कर रहे होंगे, इस पृष्ठ पर जितने कण होंगे वो सब समान कला में कंपन कर रहे होंगे। इनमें आपस में कलाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक ही पृष्ठ पर जितने कण हैं वो सब समान कला में होंगे। तो ये गोलीय तरंगाग्र हैं। चाहे ऐसे, मतलब दिखाने का तरीका है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना कि जैसे ये है, ये हमने ये दिखा दिए, ये उसका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, ये गोलीय तरंगाग्र हैं। चाहे ऐसे दिखा लो, चाहे ऐसे पृष्ठ बना के दिखा दो, चाहे एक चाप से ही दिखा दो। दिमाग में रखना है ये कैसा है, वृत्त का एक चाप न हो करके क्या है बच्चों, ये गोलीय पृष्ठ है, ये गोलीय तरंगाग्र हैं, ये सोर्स है। ठीक है ना। यहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं, बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो जब प्रकाश स्रोत हमारा बिंदु स्रोत होगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा, तो क्या हो जाएगा, तरंगाग्र किस आकार का हो जाएगा, गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा बच्चों। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट पर चलेंगे। जब हमारा स्रोत रेखीय हो तब तरंगाग्र बच्चों बेलनाकार होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट में ले लें जरा इसको। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड मतलब फर्स्ट पॉइंट का ही सेकंड। जब प्रकाश स्रोत कैसा है बच्चों, जब प्रकाश स्रोत रेखीय, आप व्यतिकरण का प्रयोग पढ़ेंगे, उसमें एक स्लिट पढ़ेंगे, रेखा छिद्र, बहुत बारीक छेद होता है रेखा के रूप में। तो जब प्रकाश स्रोत रेखीय है, जैसे ये प्रकाश स्रोत है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, इसके चारों ओर सभी दिशाओं में वाइब्रेशंस पहुँचेंगे, डिस्टरबेंस पहुँचेगा बच्चों। तो सिमेट्री से यहाँ जो तरंगाग्र बनेगा वो बच्चों कैसा बन जाएगा, बेलनाकार। तो तरंगाग्र कैसा होगा, बेलनाकार हो जाएगा। ठीक है ना। यानी ऐसे चलेंगे तरंग, इस तरीके से बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा। ये तरंगाग्र हो गया बेलनाकार। जैसे एक और बनाना चाहो, एक और बना दो। बहुत सारे तरंगाग्र खींचे जा सकते हैं बच्चों। एक और बनाना चाहो, एक और बना दो। ये सब क्या हैं, बेलनाकार तरंगाग्र। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र हुआ। अब तीसरे केस में चलते हैं। जब प्रकाश स्रोत बच्चों हमारा बहुत दूर हो, अनंत पर हो, फार अवे, यानी ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट था, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, तो हमें तरंगाग्र कैसा मिला बच्चों, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। और जब प्रकाश स्रोत अनंत पर है, दो तरीके से समझना है इसको। तो बच्चों जब अनंत पर प्रकाश स्रोत होगा तो अनंत से आने वाली किरणें समांतर हो जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ आपने देखा फैल रही थी, बिंदु स्रोत के केस में आपने देखा वहाँ भी फैल रही थी, ऐसे करके ऐसे थी। और हमने एक स्फेरिकल गोलीय तरंगाग्र खींच दिया था। लेकिन अब प्रकाश स्रोत अनंत पर है तो अनंत से आने वाली जो बच्चों किरणें हैं वो समांतर हो जाती हैं इस तरीके से। तो तरंगाग्र कैसा हो जाएगा बच्चों, समतल। जैसे ये समतल, ये तरंगाग्र, तो तरंगाग्र कैसा होगा, समतल, प्लेन वेव फ्रंट। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। प्लेन वेव फ्रंट तो समतल तरंगाग्र होगा। ये तरंगाग्र का मैंने बच्चों फ्रंट व्यू बना दिया। आप चाहें तो समतल तरंगाग्र है ऐसे पूरा तल बना दीजिए। एक रेखा से भी दिखा सकते हैं और एक ऐसे भी बना सकते हैं।
कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये आपको एक तल दिखाई दे रहा है, एक तल है ये, इसको साइड से देखें तो एक लाइन सी दिखाई देती है, इस तरीके से समझ लें। तो ये समतल तरंगाग्र हो गए जब अनंत पर है। यहाँ तो मैंने समांतर किरणों की सहायता से समझा दिया। एक तरीके से इसी पॉइंट को और समझ लीजिए कि जब हमारा जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पर है बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ अब हटा देते हैं, ऐसे समझ लें। अनंत पर होने पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अनंत से बच्चों, कर्वेचर जानते हैं, कर्वेचर तो जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता, उसमें जो गोलाई है। जैसे बच्चों ये देखो, ये मान लीजिए बिंदु स्रोत था एस, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से तरंगें चली और हमें कैसा तरंगाग्र मिल गया, गोलीय। एक बना देता हूँ ऐसे, गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। और आगे बढ़ेंगे तो तरंगाग्र और बड़ी त्रिज्या का हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो और त्रिज्या का हो जाएगा। ये सब गोली तरंगाग्र खींच रहे हैं, त्रिज्या बढ़ती जा रही है। जब बहुत दूर चले जाएंगे बच्चों, अब देखें यहाँ ये जो तरंगाग्र थे, यहाँ मैं एक थोड़ा सा हिस्सा लूँ तो ये आपको ऐसे गोलाई में दिखाई दे रहा है, ये गोलाई दिखाई दे रही है, इसमें भी गोलाई दिखाई दे रही है, इसमें भी गोलाई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं, जब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती चली जाएगी, वक्रता घटती चली जाएगी, तो अब मैं एक छोटा सा हिस्सा देखूं बच्चों तो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। तो आगे चल के उसका एक हिस्सा कैसा बन जाता है, समतल तरंगाग्र, क्योंकि इन गोलीय तरंगाग्रों में जो गोलाई है वो बच्चों घटती चली जा रही है। बात समझ गए। यहाँ गोलाई दिखाऊं मैं, आप जैसे बड़ी त्रिज्या का गोला खींचते चले जाइए, कॉपी पर करके देख लेना, फिर जो बहुत बड़ा जो वृत्त आएगा उस पर से एक खंड काटेंगे तो वो लगभग सीधा प्लेन वेव फ्रंट आपको दिखाई देगा। तो ये समतल तरंगाग्र का हिस्सा हो गया, समतल दिखाई देगा बच्चों। ये जैसे आप ये देखें, आपकी पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज़्यादा है, आपकी पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो आप जब पृथ्वी का थोड़ा हिस्सा देखते हैं, जैसे आप अपने घर का फर्श देखते हैं, तो एक सीधा सीधा दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी की जो गोलाई है, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बहुत ज़्यादा है, वक्रता बहुत कम है। तो थोड़ा सा हिस्सा देखने पर हमें फ्लैट दिखेगा, प्लेन दिखेगा। तो बिंदु स्रोत से बहुत दूर जाने पर हमारा ये जो गोलीय तरंगाग्र है वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ते बढ़ते, उसका कर्वेचर घटते घटते, उसकी वक्रता घटते घटते ऐसी हो जाती है कि वो समतल तरंगाग्र में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों अनंत पर तरंगाग्र हमारा कैसा हो जाएगा, समतल। तो बच्चों हमने 3 प्रकार के तरंगाग्र पढ़ लिए, एक गोलीय, बेलनाकार और समतल। तो तरंगाग्र के बारे में बच्चों बहुत कुछ सीख गए आप। अब हाइगेंस प्रिंसिपल का पहला पॉइंट पूरा हुआ है बच्चों। पहला, अभी हमने पहला पॉइंट डाला था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर चलेंगे, तो मैं इसको हटाता हूँ वीडियो पॉज करके। तो बच्चों अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल का सेकंड पॉइंट। अभी हमने बताया बच्चों तरंगाग्र के बारे में कि माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। तो बच्चों जो तरंगाग्र है, उस तरंगाग्र पर जो काल्पनिक पृष्ठ है, जो दिखेगा नहीं आपको, एक कल्पना करनी है कि यहाँ एक ऐसा पृष्ठ है, तो उतने हिस्से में यानी उस पृष्ठ पर जितने भी कण होंगे वो सब नए तरंग स्रोतों का काम करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत महत्वपूर्ण बात, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगिकाएं निकलती हैं जो कि सभी दिशाओं में उत्सर्जित होती हैं। इन्हीं तरंगिकाओं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और इनकी चाल वही होती है जिन चाल से प्राथमिक तरंगें चल रही थीं। पॉइंट समझ में आया? यहाँ मैं फिगर से समझाता हूँ, फिर लिख दूंगा बच्चों कि जैसे ये हमारे पास एक सोर्स था और इस सोर्स से आगे एक ये तरंगाग्र था, जैसे गोलीय तरंगाग्र ले लिया बच्चों, ठीक है। ये कैसा तरंगाग्र है? गोलीय। सही सा नहीं बना बच्चों देखने में। गोलीय तरंगाग्र,
जैसे ये मैंने एक गोलीय तरंगाग्र बना दिया बच्चों। अब कुछ कर्वेचर ऊपर को गड़बड़ है। जैसे ये तरंगाग्र मैंने बनाया, ये जो तरंगाग्र है बच्चों, गोलीय तरंगाग्र है, इस पर जितने भी कण होंगे, जैसे ये ले लिया, ये कण ले लिया, ये कण ले लिया, ये कण ले लिया, ये कण ले लिया, ये नए स्रोतों का काम करेंगे। जैसे यहाँ से तरंगें निकल रही थीं सभी दिशाओं में, वैसे ही इनसे तरंगें निकलेंगी। अब ये भी ऐसा ही काम करेंगे जैसे ये सोर्स हो। ये माध्यम का प्रत्येक कण किसका काम करेगा? नए तरंग स्रोत का। ये नए तरंग स्रोत बन गए। जैसे एक बल्ब यहाँ था, एक ये तरंगाग्र, आगे जितने माध्यम के कण हैं वो सब बल्ब बन गए, फिर इनसे भी तरंगें निकलने लगीं। ऐसे समझ लें, एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब बने, फिर उन पर बहुत सारे बल्ब बन गए, लैंप, ऐसे समझ लें। तो तरंग स्रोत और उसका जो तरंगाग्र है, उस तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, और इससे भी तरंगिकाएं निकलती हैं जो सभी दिशाओं में निकलेंगी बच्चों, सब तरफ, ठीक है ना, हर संभव दिशा में। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं। इनको क्या कहेंगे? ये जो नए स्रोतों से निकल रही हैं वो क्या हैं बच्चों? द्वितीयक तरंगिकाएं। तरंगिकाएं सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाती हैं, छोटी छोटी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं हो गई। इनकी चाल वही होगी जिन चाल से प्राथमिक तरंगें चली थीं। क्लियर होगी बात समझ में आ गई? तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लिखूं क्या कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगिकाएं निकलती हैं जो कि द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं, और ये उस माध्यम में उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगें चल रही थीं। तो इस पॉइंट को नोट कर लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं यहाँ उस बात को लिख दूंगा। तो बच्चों अभी जो मैंने समझाया था कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और समांगी माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से प्राथमिक तरंगें चलती हैं। इसका अर्थ ये है बच्चों, समांगी माध्यम, ऐसा ना हो कि यहाँ से तरंगें चली थी तब तक माध्यम दूसरा था, अब यहाँ से जब द्वितीयक तरंगिकाएं चलने लगीं, यहाँ से जब द्वितीयक तरंगिकाएं चलने लगी तो माध्यम बदल गया, तो चाल बदल जाएगी ना। माध्यम एक सा है, उस समय की बात हो रही है। अगर एक सा ही माध्यम है, ये नहीं कि यहाँ तक तो वायु थी और इसके आगे जल आ गया, तो जल आते ही फिर इन तरंगिकाओं की चाल बदल जाएगी बच्चों। माध्यम बदल जाने से वेवलेट्स की स्पीड बदल जाएगी, वो एक अलग बात हो गई। हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस मीडियम की, समांग माध्यम होना चाहिए। तो बच्चों ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये यहाँ से वेव फ्रंट्स चल रहे थे, वेव फ्रंट का प्रत्येक बिंदु एक नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहा था। यहाँ से तरंगें उत्सर्जित हुई, वो तरंगें बच्चों वेव फ्रंट के रूप में उत्सर्जित होती हैं। मैंने अभी ऐसे ये कहा कि ये तरंगें, इनको द्वितीयक तरंगिका कह लो, या यहाँ भी जैसे नए वेव फ्रंट बनते जा रहे हैं, ये द्वितीयक तरंगिका कहे जा सकते हैं। मतलब इनको एक तरीके से ये, क्योंकि जो तरंग आगे बढ़ रही है वो ऐसे वेव फ्रंट्स के रूप में ही तो आगे बढ़ रही है बच्चों, तो ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं एक तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से नई तरंगें चली, द्वितीयक तरंगिकाएं, और ये नए तरंगाग्र बनते नजर आ रहे हैं आपको। तो अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। द्वितीयक तरंगिका वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, जिसमें ये बताया जाएगा कि तरंगाग्र आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है ना। तो जो नए तरंगिकाएं हैं, इन तरंगिकाओं का अगर हम स्पर्शी पृष्ठ खींच दें बच्चों, अभी फिर समझाऊंगा, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अगर हम एक एनवलप खींचें, एनवलप मीन्स स्पर्शी पृष्ठ, तो वो तरंगाग्र की नई स्थिति को बताएगा, यानी तरंगाग्र अब आगे बढ़ चुका है। भाई तरंग आगे बढ़ रही है किस रूप में? देखो हम दो बातों का सहारा लेके पढ़ रहे हैं बच्चों, कंफ्यूज मत होना। हम ये कह रहे हैं कि तरंग आगे बढ़ रही है, हम कह रहे हैं तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है।
तो बच्चों तरंगाग्र ही तरंग है, तरंग जो आगे बढ़ रही है वो तरंगाग्र के रूप में ही बढ़ रही है। जैसे पानी में आपने कंकड़ डाला तो वो लहर हैं, जो वृत्ताकार लहरें हैं वही तो चारों तरफ डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, और एक दिशा को हम तरंग कह देते हैं, किरण कह देते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को। जैसे यहाँ से लहरें उत्पन्न हुई, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ने लगे इस तरीके से डिस्टरबेंस, तो हम ऐसे ये कह देते हैं कि तरंग इधर जा रही है। तो ये तो एक किरण हो गई, उसके तरंग संचरण की दिशा को बताने लगी। लेकिन जो तरंग आगे बढ़ रही है, ये जो तरंगाग्र हैं वो ऐसे फैलते जा रहे हैं बच्चों, समझना। वेव आगे कैसे प्रोपेगेट हो रही है, ये तरंगाग्र है ऐसे 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 फैलता जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि जो हमने अभी नए द्वितीयक तरंगिकाएँ बताई थी, तो यदि तीसरा पॉइंट, यदि किसी क्षण किसी समय पर, वो बाद में लिख दूंगा बच्चों, मैं समझा दूं क्योंकि आपका वीडियो लेंदी होता है। जैसे बच्चों ऐसे समझें कि तरंगाग्र आगे कैसे बढ़ता है, इसको समझना है कि जैसे ये प्रकाश स्रोत था एस, इससे बच्चों क्या होगा, एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा, तरंगें उत्पन्न होंगी, तो एक तरंगाग्र खींचोगे माध्यम में। जैसे हमने एक माध्यम में ये एक तरंगाग्र खींच लिया है, इसका गोलीय तरंगाग्र है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, थोड़ा ये कर्वेचर सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऐस कर लो तो और सही लगेगा। तरंगें चल रही थी बच्चों, और तरंगाग्र कैसा आ गया हमारे पास, गोलीय तरंगाग्र। ये जो तरंगाग्र है बच्चों वो कैसा है, गोलीय तरंगाग्र है। अब थोड़ा सा सही बना। तो अभी हमने बताया था सेकंड पॉइंट में कि इसका प्रत्येक बिंदु, किसका प्रत्येक बिंदु, इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, इस तरंगाग्र पर माध्यम के जितने भी कण हैं, यानी जो पॉइंट्स हैं, बिंदु का मतलब वहाँ कण होगा माध्यम का, वो सब नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। जैसे मैंने ये बना दिया, 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 ये बात अभी बताई थी। तो इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी बच्चों। उन द्वितीयक तरंगिकाओं से किसी भी क्षण हम कोई तरंगाग्र खींचेंगे, तो मान लो टी समय बाद हमने एक तरंगाग्र खींचा, तो ये खींच लिया। जैसे मान लो ये तरंग v चाल से चल रही थी, तो t समय में कितनी दूरी चल लेगी बच्चों, vt x बराबर vt, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ से जो नई तरंग उत्पन्न हुई वो कितनी दूरी तय कर लेंगी बच्चों, vt, t समय में नई जो द्वितीयक तरंगिकाएं चली, तो vt दूरी का त्रिज्या लेकर अगर हम एक गोला खींचे यहाँ, तो वो एक नया तरंगाग्र हो गया, नई स्थिति, द्वितीयक सेकेंडरी वेवलेट्स हो गया, ठीक है, द्वितीयक तरंगाग्र है। ऐसे ही यहाँ पर खींच सकते हैं, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर। समान समय में क्या होगा बच्चों, समान दूरियां तय होंगी। तो ये तरंगाग्र है, द्वितीयक तरंगिकाएं। इन द्वितीयक तरंगिकाओं का बच्चों अगर हम स्पर्शी पृष्ठ खींच दें, देखो ये नए स्रोत का काम कर रहे हैं, ये बात मैंने अभी समझाई थी बच्चों। तो इनका अगर हम एक पृष्ठ खींचे मिलाते हुए, ऐसे सबको मिलाते हुए मैं एक पृष्ठ खींच दूं, ये डार्क कर दूं, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये नया तरंगाग्र हो गया। ये बता रहा है कि मान लो ये तरंगाग्र ए बी था बच्चों, क्या था, ए बी। तो ये तरंगाग्र टी समय बाद यानी बीटी दूरी तय करके अब यहाँ आ गया। किस तरीके से आया, वो घटना यहाँ समझा दी गई द्वितीयक तरंगिकाओं के उत्सर्जन के कारण। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु ने प्रकाश स्रोत का, नए स्रोत का कार्य किया, नए तरंग स्रोत का कार्य किया, उनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकली। तो उससे जो स्पर्शी पृष्ठ खींचा वो नए तरंगाग्र की स्थिति को बता रहा है, यानी टी समय बाद ये तरंगाग्र ए डैश बी डैश पर पहुंच गया। तो तरंगाग्र कैसे आगे बढ़ा, ये यहाँ थर्ड पॉइंट में समझाया गया है बच्चों कि तरंगाग्र आखिर तरंग संचरित होती कैसे है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे प्रोपेगेट होगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे, तो बच्चों बात समझ गए, ये वाला वेव फ्रंट कहाँ आ गया, ए डैश बी डैश तक पहुँच गया कि सर वेव फ्रंट तो एक पीछे भी खिंच जाएगा। लेकिन हाइगेंस थ्योरी बच्चों इस वेव फ्रंट को स्वीकार नहीं करती है। ये वेव फ्रंट औचित्यहीन है,
पीछे की ओर कोई भी फ्रंट नहीं माना जाता। तरंग हमेशा आगे को स्प्रेड होती है, फैलती हुई चलती है, ये माना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ से पीछे की ओर हाइगेंस ने अपना ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि पीछे की ओर जो जाने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को नष्ट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, उनके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पीछे वाले तरंगाग्र को मत देखिए, सिर्फ आगे वाले को देखिए। अब बच्चों और आगे देखना है, और आगे कैसे जाएगा, तो अब इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या करेगा, नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। यहाँ से भी द्वितीयक तरंगिकाएं चलेंगी, फिर यहाँ से स्पर्शी पृष्ठ खींचोगे, वही स्पर्शी पृष्ठ फिर नया तरंगाग्र की स्थिति को बताएगा, यानी ये तरंगाग्र और आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से तरंगाग्र आगे बढ़ता है बच्चों। तो बात समझ में आ चुकी होगी। तो जो बात मैंने यहाँ बोली है वो यहाँ पर अभी लिख देता हूँ। ओह सॉरी बच्चों, सॉरी ये क्या हो गया, अभी आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है। ये बोर्ड पर क्या गंदगी सी होने लगी। यदि किसी क्षण, अब वो बात आगे लिखेंगे जो यहाँ लिखी थी बच्चों, क्योंकि ये समझा दी मैंने कि तरंगाग्र, थर्ड पॉइंट आपके क्लियर हो गया कि जो तरंगाग्र ए बी था, जो तरंगाग्र ए बी था वो तरंगाग्र ए बी अवस्था से ए डैश बी डैश तक कैसे पहुँच गया, ये कॉन्सेप्ट आपने अभी सीख लिया। तो वो ये तरंगाग्र की नई स्थिति हो गई। तो इस बात को मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो बच्चों इस पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो थर्ड पॉइंट था अभी मैं समझा चुका हूँ, उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी पृष्ठ, जैसे स्पर्श रेखा खींचते हैं वैसे ही पृष्ठ का स्पर्शी पृष्ठ खींचा जाता है, जिसको एनवेलप कह देते हैं, खींचें तो वह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये समझ चुके हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि तरंगाग्र आगे कैसे बढ़ता है। तो बच्चों अब चलेंगे लास्ट पॉइंट की तरफ, इस थ्योरी का लास्ट पॉइंट जो कि डायरेक्शन के बारे में बताएगा हमें। तो चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो बच्चों अभी आपने देखा, चलो मैं इसको पॉज करके बिगाड़ूं। तो बच्चों अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चों अगर हम समांग माध्यम लें, अब मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ बच्चों, माध्यम कैसा है, समांग। तो समांग माध्यम में जो तरंगाग्र है, संक्षेप में लिखूंगा बच्चों, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तरंगाग्र सदैव कैसे चलेगा, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत चलेगा, ठीक है। तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के तरंग संचरण की दिशा कह लें या ऊर्जा संचरण की दिशा कह लें, जिधर तरंग चलेगी वही ऊर्जा संचरण की दिशा होगी। ऊर्जा संचरण एक ही बात है। तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के या ऊर्जा संचरण की दिशा के लंबवत कैसे चलेगा, लंबवत गति करता है। इससे एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी बच्चों, मीडियम होमोजीनियस है, अगर समांग माध्यम है, तरंगाग्र सदैव परपेंडिकुलर चलेगा तरंग संचरण की दिशा के या ऊर्जा संचरण की दिशा कह लें, एक ही बात है, लंबवत गति करेगा। जैसे आपने देखा बच्चों, अभी आपने देखा कि जैसे बिंदु स्रोत था तो हमारा जो तरंगाग्र था वो गोलीय था, इस तरीके से गोलीय था बच्चों। पहले गोला बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिंदु बनाने से गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं पहले गोला बना लेता हूँ, थोड़ा सही आ जाएगा, देखिए आ गया सही। अब ये सेंटर हो गया। तो यहाँ आपने देखा, क्या देखा बच्चों, कि जो तरंग थी वो सभी दिशाओं में ऐसे थी। तो आप ये बताइए, ये गोलीय तरंगाग्र जब है, ये हमारा तरंगाग्र कैसा है बच्चों, गोलीय है। देखने में वृत्त लग रहा है लेकिन तरंगाग्र गोलीय है बच्चों, ऐसे बॉल, फुटबॉल सी बना, सभी दिशाओं में है, गोलीय तरंगाग्र है। तो ये उसकी सरफेस है और ये त्रिज्या हुई बच्चों। तो त्रिज्या हमेशा पृष्ठ पर लंब होती है। तो जो तरंगाग्र है ये वो तरंग संचरण की दिशा से कितने का कोण बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री का। तो 90 अंश हो गया, लंबवत दिशा में चल रहा है तरंगाग्र। जैसे एक और खींचें तो एक तरंगाग्र यहाँ और आगे बढ़ गया, जैसे इस तरीके से
इस तरीके से। अरे फिगर गड़बड़ हो जाती है बच्चों। तो कहने का अर्थ ये है कि तरंगाग्र कैसा है, लंबवत है तरंग संचरण की दिशा के बच्चों। ठीक है, क्लियर हुई बात? बहुत महत्वपूर्ण। आप कहेंगे सर इसमें क्या खास बात बता दी आपने, कौन सी नई बात बता रहे हैं? इससे बच्चों अगर हमें तरंगाग्र पता है तो हमें तरंग संचरण की दिशा पता चल जाएगी, और अगर हमें तरंग संचरण की दिशा पता है तो हमें तरंगाग्र पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से देखें, ये 90 अंश का कोण, ये तरंगें सभी दिशाओं में निकलेंगी बच्चों, ऐसे निकलेंगी। तो गोलीय तरंगाग्र जब था तो सब जगह ये 90 के एंगल बनेंगे बच्चों, ये लंबवत होगा। क्लियर? ये तो प्रमेय आपने ज्योमेट्री में पढ़ी है, ये तो जानते हैं इतना। अब जैसे समतल तरंगाग्र लें, जैसे तरंगें अगर समांतर जा रही हैं ऐसे, तो तरंगाग्र हमारा समतल होता है, तो ये भी तो 90 का एंगल बना रहा है बच्चों, लंबवत है। बताएं, ये तरंगाग्र लंबवत रखें कि नहीं रखें हैं बच्चों? बोलिए, तरंगाग्र कैसे हैं? लंबवत हैं। ये तरंगाग्र कैसे हैं बच्चों? लंबवत। तो लंब दिशा में होगा समांग माध्यम में तरंगाग्र, हमेशा तरंग संचरण की दिशा के। और तरंगाग्र पर अगर हम अविलंब रेखा जो खींचते हैं वही किरण कहलाती है। ये जो, या हम ये कह लें कि हमारे पास ये तरंगाग्र था बच्चों, ये तरंगाग्र था, हमने इस पर एक अविलंब रेखा खींच दी, तो यही क्या हो गई? किरण, जो कि तरंग संचरण की दिशा को बताएगी कि तरंग किस दिशा में चल रही है, ऊर्जा किस दिशा में चल रही है, ये किरण हो गई। अब आप कहेंगे हम तो गोलीय लेंगे तरंगाग्र, ऐसे, ये गोलीय तरंगाग्र आपने ले लिया, इसके लंबवत रेखा खींच दीजिए, ये भी क्या हो गई? किरण, रे। क्या हो गई बच्चों? रे। तरंगाग्र पर, यहाँ लिख देता हूँ, तरंगाग्र पर खींची गई लंब रेखा किरण कहलाएगी। तरंगाग्र पर खींची गई लंब रेखा यानी नॉर्मल रे कहलाती है, किरण कहलाती है। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों वेव फ्रंट भी समझ चुके आप, और आप ये भी सीख चुके कि हाइगेंस का जो प्रिंसिपल है सेकेंडरी वेवलेट्स का, द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी सिद्धांत का उपयोग करके बच्चों हम परावर्तन अपवर्तन की घटनाओं की व्याख्या कल के लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। चलते चलते बच्चे मुस्कुरा गए। चलते चलते एक बात और बतानी है बच्चों कि हम तरंगाग्र, अभी मैंने बताया ना कि इस जानकारी से हमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है कि अगर हमें रेज का डायरेक्शन पता है, किरणों की दिशा पता है, तो हम तरंगाग्र पता कर सकते हैं, और हमें तरंगाग्र पता है तो हम तरंग की दिशा पता कर सकते हैं, क्योंकि लंब होती है। ठीक है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अभी जो पॉइंट पढ़ा उसका क्या फ़ायदा है वो ज़रा देख लें। देखें बच्चों, जैसे हमें तरंगाग्र की स्थिति पता करनी है कि तरंगाग्र किस आकृति का होगा। हमें अगर उत्तल लेंस दिया हो बच्चों, जैसे ये उत्तल लेंस दिया है, और ये कहा जाए कि इस पर ये प्रकाश स्रोत से बहुत दूर स्थित है, यानी प्रकाश स्रोत अनंत पर है, अप टू इन्फिनिटी पर है, तो बच्चों यहाँ से जो प्रकाश किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर, आपस में समांतर आएंगी, मुख्य अक्ष से ही क्या है, समांतर किरणें होंगी। और हमें पता है कि उत्तल लेंस से ये किरणें एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, इस तरीके से ऐसे ही होती हैं ना बच्चों, ध्यान होगा। तो अब यहाँ कोई तरंगाग्र पूछे तो देखो, यहाँ लेंस से पहले, आपतन से पहले, लेंस पर आपतन से पहले हमारी जो तरंगें थीं समांतर थीं, तो यहाँ एक अभिलंबवत पृष्ठ खींचेंगे, क्योंकि किरण और तरंगाग्र लंबवत होते हैं, ये पॉइंट मैंने बताया था। तो यहाँ अगर मैं लंब खींचूँ तो ये हो गया तरंगाग्र। अब बच्चों ये तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसा है,
ये वेव फ्रंट कैसा है, दरअसल मैंने यहाँ संक्षेप में बना दिया है। ऐसे समतल है, हम उसका साइड व्यू देख रहे हैं, कई बार बता चुके हैं। यानी ये वेव फ्रंट हैं, वेव फ्रंट की आकृतियाँ ये हैं, ऐसे वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं। समतल ऐसे बना दो या ऐसे बना दो। अब यहाँ अपवर्तन के बाद किरणें मिल गई, तो एक तरीके से यहाँ किरणें जब मिल रही हैं तो इन रेखाओं पर जब लंब खींचना होगा, कन्वर्ज हो रही हैं एक सेंटर पर, ये एक बिंदु का काम करेगा। तो बच्चों लंब कब होगा, जब यहाँ गोली हो। तो ऐसे करके जब गोला बनाओगे ऐसे, तो देखें ये 90 डिग्रीज के एंगल बनेंगे, क्योंकि ये रेडियस का काम करेंगे। तब ऐसे बना देते तो लंब नहीं बनता। जैसे किरणें ये हैं, ऐसे अगर बना दोगे तो ये एंगल 90 का कहाँ हुआ, ये एंगल 90 का कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। इन किरणों के लिए जो ऐसे कन्वर्ज हो रही हैं ऐसे करना पड़ेगा, तब ये एंगल 90 का, ये 90 का, ये 90 का आपको दिख रहा है। यहाँ स्पर्श रेखा खींचिए, यहाँ स्पर्श रेखा खींचिए, यहाँ स्पर्श, 90 के एंगल बन रहे हैं। तो देखो तरंगाग्र की स्थिति पता चल गई। ये स्फेरिकल हो गया तरंगाग्र, गोलीय। तो खींच लिया हमने तरंगाग्र के, नहीं, क्योंकि हमें नॉलेज थी ये प्लेन था, प्लेन वेव फ्रंट था। क्लियर। ऐसे ही अगर हम अवतल लेंस लें, ऐसे, तो यहाँ क्या होता है बच्चों, अनंत पर अगर प्रकाश स्रोत है तो किरणें ऐसे समांतर आएंगी और क्या होगा, ये इतना फैलेंगी कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। यही तो किया है आपने। ऐसे बना, अरे मैं रफली ज़्यादा किनारे पर ले ली मैंने, ऐसे ही बना देता हूँ। तो देखें यहाँ वेव फ्रंट प्लेन, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये रेज ऐसे हो रही हैं, उधर को हैं, तो इस तरीके से, तभी तो 90 का बनेगा। तो हमारा वेव फ्रंट ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो हम तरंगाग्र की आकृति पता कर सकते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज हमने हाइगेंस थ्योरी पढ़ ली बच्चों। अब इसी थ्योरी को अप्लाई करके कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में हम बात करेंगे परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे कि प्रकाश में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षाओं के उद्देश्य से, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन की घटना की व्याख्या कीजिए या अपवर्तन की घटना की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ओके, मिलते हैं कल। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।